तो इससे पहले के लेक्चर में हमने CHD कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में इन जनरल क्या होता है वो पढ़ लिए। अब CHD के अंदर जो सबसे पहली डिजीज़ आती है दैट इज़ VSD, जो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। उसमें हम इस लेक्चर में उसको हम पढ़ेंगे, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो इसके क्लासिफिकेशन CHD के देख लेते हैं। CHD को दो में डिवाइड किया गया था, ए साइनोटिक में एंड साइनोटिक में। लास्ट लेक्चर में मैंने समझा दी थी कि इसे ए साइनोटिक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें साइनोसिस नहीं प्रेजेंट रहती है बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है, मिक्स नहीं होता है, मीन्स बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन की कमी नहीं रहती है, इसलिए ब्लूनेस नहीं आती स्किन में। तो ए साइनोटिक को भी फर्दर दो टाइप में क्लासीफाई किया गया था, लेफ्ट टू राइट शंट एंड आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो लेफ्ट टू राइट शंट में सबसे पहला आता है VSD दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, वो आज हम पढ़ेंगे। तो लेफ्ट टू राइट शंट, शंट वर्ड आ रहा है, तो शंट का मीनिंग क्या होता है, कुछ नहीं होता है। शंट शंट मतलब ब्लड का फ्लो होना, मतलब ब्लड जैसे यहाँ से यहाँ जा रहा है या फिर यहाँ से यहाँ आ रहा है, जिस डायरेक्शन में ब्लड फ्लो हो रहा है, जैसा ब्लड फ्लो हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, शंट। तो शंट कैसा है, लेफ्ट टू राइट, मीन्स हार्ट के लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड की शंटिंग हो रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ब्लड फ्लो हो रहा है। तो VSD कौन से डिवीजन में आता है, ए साइनोटिक ग्रुप में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लेट साइनोटिक ग्रुप भी कहते हैं। तो VSD का डिवीजन किसके अंदर है, ए साइनोटिक ग्रुप में है, साइनोटिक में नहीं है, ए साइनोटिक ग्रुप में, लेट साइनोटिक ग्रुप में। और इसमें ब्लड की शंटिंग कैसी होती है, ब्लड का फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, लेफ्ट से राइट साइड में होता है, लेफ्ट टू राइट शंट है। तो इसे समझने से पहले हम देखते हैं कि बेबीज़ में इन जनरल जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वोम में होता है, यूट्रस में होता है, तो क्या होता है। तो जब बेबी मदर के वोम में रहता है, फीटस जब रहता है, तब ये पहले हार्ट में देख लेते हैं कि उसका हार्ट कैसा रहता है। ये राइट साइड है हार्ट का, ये लेफ्ट साइड है। तो जो ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये जो एट्रियम होती है जैसे इंटर एट्रियल सेप्टम, दो ये लेफ्ट साइड का एट्रियम हो गया, ये राइट साइड का एट्रियम होगा। तो दो एट्रियम के बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम। ऐसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये राइट साइड का वेंट्रिकल हो गया। तो दो वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, सेप्टम प्रेजेंट होता है, एक मेम्ब्रेन। सेप्टम कुछ नहीं है, एक टाइप का मेम्ब्रेन है। तो उन दोनों के दो वेंट्रिकल के बीच में कौन सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, कौन सा सेप्टम प्रेजेंट होता है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जब बच्चा माँ के पेट में होता है, वोम में होता है, यूट्रस में होता है, तो इन सेप्टम के बीच में छेद होता है, ओपनिंग होती है, ऑरिफाइस होता है। दोनों एट्रियल सेप्टम के बीच में भी, इंटर एट्रियल सेप्टम के बीच में भी यहाँ ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ऑरिफाइस होता है। और वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो दो वेंट्रिकल के बीच में जो मेम्ब्रेन है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो मेम्ब्रेन है, जो सेप्टम है, उनके बीच में भी ओपनिंग या फिर ऑरिफाइस प्रेजेंट होता है। कब प्रेजेंट होता है, जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जब बच्चा फीटस होता है, जब यूट्रस के अंदर होता है। और जब उसको डिलीवर हो जाता है तो ये जो ओपनिंग होती है ये क्लोज हो जाती है। लेकिन उस टाइम बेबी में जब फीटस के अंदर, जब फीटस रहता है, यूट्रस के अंदर बेबी रहता है, तो ये ओपनिंग रहती है, तो बेबी को क्यों प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि तब बेबी का हार्ट वर्क नहीं करता है, तब बेबी के लंग्स वर्क नहीं करते, हार्ट वर्क नहीं करते जब बच्चा माँ के पेट में रहता है। क्यों, क्योंकि उसको पूरा सर्कुलेशन कहाँ से मिलता है, माँ से मिलता है, प्लासेंटा के थ्रू मिलता है। तो उसका हार्ट में अगर छेद रहता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। लेकिन जब डिलीवर हो जाता है उसके बाद भी अगर ये ओपनिंग प्रेजेंट रहती है तो बच्चे में प्रॉब्लम होती है, तो हार्ट में एबनॉर्मेलिटी होती है, तब CHD VSD ये सब कंडीशन डेवलप होती है। लेकिन जब इन यूट्रो रहता है, जब प्लासेंटा के जब यूट्रस के अंदर रहता है, तो ये छेद से उसको बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसको कहाँ से सर्कुलेशन मिलता है, मदर से, जिसको हम क्या कहते हैं, इन यूट्रो फीटल सर्कुलेशन। तो अब ए साइनोटिक ग्रुप में क्या आता है, VSD। तो ए साइनोटिक की देख लेते हैं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ब्लड की शंटिंग होती है, ब्लड का फ्लो होता है, कहाँ से होता है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में होता है। तो जब ब्लड लेफ्ट से राइट में जा रहा है तो कहाँ वॉल्यूम बढ़ेगी, राइट साइड में बढ़ेगी। ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट साइड में पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा है, ब्लड की शंटिंग हो रही है, तो राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड होगा, और जिसकी वजह से राइट साइड में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हो जाएगा। ये हार्ट का डायग्राम देख लेते हैं सबसे पहले। ये हार्ट है, ये राइट एट्रियम हो गई, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गई, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब अगर लेफ्ट साइड से ब्लड फ्लो हो रहा है, राइट साइड में जा रहा है, यहाँ ज़्यादा ब्लड आ रहा है, लेफ्ट से पूरा राइट साइड में ब्लड फ्लो हो रहा है, इस साइड राइट साइड ज़्यादा ब्लड आ रहा है, तो ऑब्वियसली राइट साइड में ओवरलोडिंग होगी, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा। और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। तो जब
राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड है तो ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी में भी ज़्यादा प्रेशर आएगा, ज़्यादा वॉल्यूम जाएगा, तो पल्मोनरी आर्टरी में क्या होगा, उसकी वजह से हाइपरटेंशन होगा। तो अब इसे देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, वॉल्यूम ओवरलोड किस साइड हुआ, राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड हुआ। अब राइट साइड से क्या निकलती है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, तो इसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में ज़्यादा टेंशन बढ़ा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हुआ, और राइट वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी होगी। राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ओवरलोडिंग की जैसे ब्लड की वजह से वहाँ का साइज़ बढ़ जाएगा राइट वेंट्रिकल का, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी भी होगी। और लेटर स्टेज में क्या होगा, राइट वेंट्रिकल राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज़्यादा प्रेशर रहेगा एज़ कम्पेयर टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। क्यों, क्योंकि पूरा ब्लड लेफ्ट साइड से राइट साइड में जा रहा है, इसलिए राइट साइड ऑफ द हार्ट में ज़्यादा प्रेशर रहेगा, ज़्यादा ओवरलोड रहेगा, जिसकी वजह से साइनोटिक डिजीज़ की कंडीशन डेवलप होगी। और ए साइनोटिक में भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आता है, VSD, जिसे हम आज पढ़ेंगे, दैट इज़ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नाम से ही क्लियर है, वेंट्रिकुलर सेप्टल, वेंट्रिकुलर सेप्टल मतलब दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है, जो मेम्ब्रेन है, जैसे राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो मेम्ब्रेन है, उस सेप्टम में, उस मेम्ब्रेन में डिफेक्ट है। डिफेक्ट मीन्स छेद है, ओपनिंग है। जो वूम में था, जब बेबी, जब फीटस यूट्रस के अंदर था, तो वो ओपनिंग अभी क्लोज नहीं हुई है, वो ऑरिफाइस अभी पैक नहीं हुआ है, और वो जो बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में कि बच्चे के दिल में छेद है, वो मेडिकल टर्म में कुछ नहीं है, वो क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है। तो ये मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है। जैसे CHD के भी फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं, लाइक ASD होता है, PDA होता है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होता है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो हमें देखने मिलता है बच्चों में, वो होता है VSD। कितना देखने मिलता है, 30 से 40% हमें जो भी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ होती है उसमें से सबसे ज़्यादा हमें VSD ही देखने मिलता है। तो जो स्मॉलर डिफेक्ट होते हैं, जो स्मॉलर ओपनिंग्स होती है, जो दो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम में ऑरिफाइस जो अगर छोटा रहेगा, ओपनिंग छोटी रहेगी, तो वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाती है, ऑटोमेटिक वो छेद कवर हो जाता है, वो ओपनिंग बंद हो जाती है। लेकिन अगर लार्ज डिफेक्ट है, लार्ज ओपनिंग है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो अब छेद की लोकेशन देखते हैं कि छेद हमें जो ओपनिंग है, ऑरिफाइस है, वो हमें दो वेंट्रिकल के बीच में किस किस लोकेशन में देखने मिलेगा। तो 90% ऑफ द केसेस में जो डिफेक्ट होता है वो हमें कहाँ मिलता है, बंडल ऑफ हिस के पास क्लोज में मिलता है। जैसे ये हार्ट है, ये हो गया AV नोड। AV नोड से क्या निकलते हैं, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से क्या निकलते हैं, बंडल ऑफ हिस, और वो आगे और डिवाइड होकर परकिंजे फाइबर्स बन जाते हैं। तो जो बंडल ऑफ हिस है, इस वाले लोकेशन में हमें 90% में यही डिफेक्ट देखने मिलता है, यही ओरिफाइस, यही ओपनिंग देखने मिलती है। और 10% केसेस में हमें ओपनिंग कहाँ देखने मिलती है, हम बेसिकली जो छेद है उसका लोकेशन ही देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हमें वो ओपनिंग देखने मिलती है, कहाँ कहाँ हमें वो छेद देखने मिलता है। तो 90% केसेस में हमें कहाँ देखने मिलता है, बंडल ऑफ हिस के पास देखने मिलता है। ओके, ये बंडल ऑफ हिस है, ये इसी के पास हमें 90% केसेस में ओपनिंग देखने मिलती है। इधर ये जो ब्लैक से जो सर्कल है, बंडल ऑफ हिस, यही हमें ओपनिंग देखने मिलती है 90% केसेस में। 10% केसेस में हमें ओपनिंग कहाँ देखने मिलती है, पल्मोनरी वॉल्व के बिलो। ये राइट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली पल्मोनरी वॉल्व। तो पल्मोनरी वॉल्व की जो बिलो में, नीचे में, यहीं हमें 10% में छेद देखने मिलता है, यहीं ओपनिंग देखने मिलती है। इसलिए इसका नाम क्या है, सब पल्मोनिक VSD। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सब पल्मोनिक VSD, क्योंकि पल्मोनरी वॉल्व के नीचे जो ओपनिंग देखने मिल रही है 10% केसेस में, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, सब पल्मोनिक VSD। और ऐसे ही आयोटिक वॉल्व के नीचे जो ओपनिंग देखने मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, सब आयोटिक VSD। लाइक ये लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकल रही है, आयोटा, और आयोटा में कौन सी वॉल्व प्रेजेंट रहेगी, आयोटिक वॉल्व। तो आयोटिक वॉल्व के नीचे जो ओपनिंग देखने मिल रही है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, सब आयोटिक VSD। अब हम VSD की ईटियोलॉजी देखते हैं। तो जो CHD की ईटियोलॉजी है, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की ईटियोलॉजी, ऑब्वियसली वो VSD की भी ईटियोलॉजी रहेगी। तो CHD VSD की ईटियोलॉजी कैसी रहती है, अननोन रहती है, इडियोपैथिक रहती है। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें इसका कॉज नहीं पता रहता है, लेकिन मल्टीफैक्टोरियल इनहेरिटेंस की वजह से भी होता है। मल्टी मीन्स मैनी एंड फैक्टोरियल मीन्स बहुत ज़्यादा ऐसे फैक्टर्स भी रहते हैं जिसकी वजह से बेबी में VSD डेवलप हो। इन्वॉल्विंग जीन्स जैसे ट्राइसोमी 21 एंड टर्नर सिंड्रोम है। अगर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है बेबी में, तो उसकी वजह से भी बेबी में VSD की कंडीशन डेवलप हो सकती है।
और अदर कॉजेज में क्या आता है, इन यूट्रो फीटल इंजरी। इन यूट्रो मीन्स यूट्रस के अंदर जब बेबी है, फीटस है, अगर उस टाइम बेबी को इंजरी हो जाए तो उसके वजह से भी हमें क्या होता है, बेबी में VSD देखने मिलता है। कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द हार्ट। माल फॉर्मेशन मीन्स हार्ट का सही से फॉर्मेशन नहीं हुआ है, हार्ट सही से बना नहीं है, डेवलप नहीं हुआ है, उस वजह से VSD की कंडीशन डेवलप हो गई है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं। मैटरनल फैक्टर मतलब मदर के साइड से कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से बेबी में VSD हो रहा है। प्रेगनेंसी में सच एस डाइट, अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम में सही डाइट नहीं ले रही है तो उसके वजह से बेबी के हार्ट के फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होगी और बेबी में VSD की कंडीशन डेवलप होगी। सम टेराटोजेनिक सब्सटेंस। टेराटोजेनिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से, इन सब्सटेंस की वजह से बेबी का हार्ट इंटरफेयर करते हैं। ऐसे सब्सटेंस, टेराटोजेनिक सब्सटेंस बेबी के हार्ट को इंटरफेयर करते हैं और बेबी का हार्ट सही से डेवलप नहीं होता है, सही से फॉर्म नहीं होता है और उस वजह से बेबी में VSD डेवलप हो रहा है। अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम कुछ ऐसे टेराटोजेनिक सब्सटेंस, कुछ हार्मफुल सब्सटेंस का यूज़ कर रही है जो बेबी के हार्ट के फॉर्मेशन में इंटरफेयर कर रहा है, उसकी जैसे बेबी का हार्ट सही से नहीं बन रहा है और VSD की कंडीशन डेवलप हो जाती है। कुछ ड्रग्स, कुछ मेडिकेशन अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम ले रही है, उसकी जैसे हार्ट पे बेबी के अफेक्ट आएगा और बेबी में VSD डेवलप होगा। अगर मदर अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही है, हैवी अल्कोहल कंजम्पशन हो रहा है मदर में, और अगर मदर को प्रेगनेंसी के टाइम टॉर्च इन्फेक्शन है, टॉर्च मीन्स टॉक्सोप्लाज्मोसिस, O फॉर अदर्स लाइक गुनोरिया, सिफिलिस, R फॉर रूबेला इन्फेक्शन, C फॉर साइटोमेगालो इन्फेक्शन एंड H फॉर हर्पिस इन्फेक्शन। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर को हर्पिस इन्फेक्शन लाइक पॉजिटिव है वो, तो बेबी में कोई हार्ट में प्रॉब्लम आएगी और बेबी को VSD की कंडीशन डेवलप होगी। अगर मदर हाई एल्टीट्यूड पे है, मीन्स हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइपोक्सिया रहता है, तो मदर को ऑब्वियसली ऑक्सीजन कम मिलेगा तो बेबी को भी ऑक्सीजन कम मिलेगा, और जब बेबी को ऑक्सीजन कम मिलेगा तो बेबी का हार्ट सही से फॉर्म नहीं होगा और बेबी में VSD की कंडीशन डेवलप होगी। कॉन्सैंजिनियस मैरिज मीन्स अगर जैसे सेम एंसेस्टर में हम मैरिज कर लेते हैं, कजिन्स में, सेम फैमिली मेम्बर्स में, तो ऐसा देखा जाता है कि उनमें भी VSD की कंडीशन डेवलप होती है। मैटरनल IDDM दैट इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर प्रेगनेंसी के टाइम मदर डायबिटिक है तो बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम होगी और VSD बेबी प्रोन होगा। बैड डाइट ड्यूरिंग द 24 to 28 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। वाई 24 to 28 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी? क्योंकि इसी वीक में, सॉरी मंथ नहीं वीक, अगर 24 से 28 वीक ऑफ द प्रेगनेंसी में मदर सही से डाइट नहीं ले रही है तो उसके जैसे बेबी के हार्ट में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 24 से 28 वीक में ही बेबी का हार्ट फॉर्म होता है। इसलिए अगर इसी वीक में मदर सही डाइट नहीं लेगी तो बेबी का हार्ट सही से फॉर्म नहीं होएगा और बेबी में VSD होगा। तो अब पैथोलॉजी देखते हैं VSD का, कि VSD कैसे प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ब्लड की शंटिंग कैसी हो रही है, लेफ्ट साइड से राइट साइड में, मीन्स ये हार्ट है बेबी का, ये राइट साइड है एंड ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है, राइट साइड में जा रहा है। तो VSD कैसे डेवलप हो रहा है, लेफ्ट से राइट साइड शंटिंग हो रही है ब्लड की, और कहाँ हो रही है, मेनली वेंट्रिकुलर लेवल पे, तभी तो हम इसे VSD कह रहे हैं, क्योंकि दो वेंट्रिकल के बीच में, दो वेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच से ही ओपनिंग हो गई है, वो ओपनिंग क्लोज नहीं है, वहीं से ब्लड उस पैसेज से, उस ओपनिंग से पास हो रहा है। कहाँ पास हो रहा है, राइट साइड ऑफ द हार्ट में, और जिसकी वजह से पल्मोनरी फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि राइट साइड से क्या निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, ये हो गई राइट साइड ऑफ द हार्ट, तो यहीं से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी, तो कहाँ पल्मोनरी फ्लो इंक्रीज हो जाएगा और उसकी वजह से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स होंगे, वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट से राइट साइड शंटिंग हो रही है, ये एरो इधर आ रहा है, मीन्स लेफ्ट से राइट साइड में ब्लड की शंटिंग हो रही है, ब्लड ज़्यादा राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तो ऑब्वियसली राइट वेंट्रिकल में ज़्यादा ब्लड आएगा तो राइट वेंट्रिकल का साइज बढ़ जाएगा, तो राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगी। एनलार्जमेंट एंड द हीमोडायनेमिक चेंजेस इन द ट्राइकस्पिड एंड द पल्मोनरी वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या होता है, जो राइट साइड प्रेजेंट होता है, ये जो वॉल्व है ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है जहाँ ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, तो इस वॉल्व में, और राइट साइड से कौन सी आर्टरी निकलती है, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये हो गया पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी आर्टरी में हो गया ये पल्मोनरी वॉल्व, और ये राइट साइड में होगा ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो इन दोनों वॉल्व में भी हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे, एनलार्जमेंट होएगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड में एंडोकार्डियल हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी होगी, प्रेशर हाइपरट्रॉफी होगी राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में अब क्यों होगी, क्योंकि ब्लड कहाँ जाएगा फिर, ऊपर साइड, मतलब ऊपर से भी थोड़ा टच में रहेगा, तो राइट वेंट्रिकल में भी क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। पूरा राइट साइड में ही प्रेशर ज़्यादा रहेगा, ओवरलोड ज़्यादा रहेगा, पूरा राइट साइड ऑफ द हार्ट, और राइट साइड की जितनी भी वॉल्स है सब में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट, वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी क्यों होगा? क्योंकि अब राइट साइड से ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। अब जब ज़्यादा राइट साइड में प्रेशर हाइपरट्रॉफी है, वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी है, तो उतने ही वॉल्यूम में उतने ही प्रेशर में भी ब्लड पूरा लंग्स में जाएगा पल्मोनरी आर्टरी से। अब ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स ब्लड प्यूरिफाई होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है और वो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू राइट साइड में आता है। तो अब जिस वॉल्यूम से, जिस प्रेशर से राइट साइड में जितना भी प्रेशर था, उस प्रेशर से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, तो उतने ही प्रेशर से वापस आएगा वेन्स में। तो इसलिए राइट में भी लेफ्ट में भी पूरा प्रेशर बढ़ जाएगा। तो उसके जैसे क्या होगा? वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी किस में होएगा? लेफ्ट एट्रियम में और लेफ्ट वेंट्रिकल में भी होएगा। और उसके जैसे उधर की वॉल्स में भी हीमोडायनेमिक चेंजेस और एनलार्जमेंट होगा। तो उसमें कौन सी वॉल्स होती है? लेफ्ट साइड में मिट्रल वॉल्व होती है और आयोटिक वॉल्व होती है। तो ये लेफ्ट में ये मिट्रल वॉल्व हो गई और ये यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है आयोटा, तो आयोटा के अंदर होती है आयोटिक वॉल्व। तो उसमें भी हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे और एनलार्जमेंट होगा। अब इसके पैथोलॉजी को वापस समझ लेते हैं। बेसिकली VSD में क्या हो रहा है? लेफ्ट से राइट में शंटिंग हुई है। ये हार्ट का राइट साइड हो गया एंड ये लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट साइड से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट साइड में, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है। अब किससे जा रहा है? दोनों वेंट्रिकल के बीच में, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के बीच में छेद है। जैसे ये नॉर्मल हार्ट हो गया एंड ये VSD वाला हार्ट हो गया, ठीक है। अब ये हो गया दो वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल एंड ये राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल। अब ये नॉर्मल हार्ट में देखो कोई ओपनिंग नहीं है, कोई भी ऑरिफाइस नहीं है, कोई छेद नहीं है, लेकिन VSD में क्या दिखाया गया है? छेद दिखाया गया है। तो अब ये क्या हो रहा है? ब्लड की शंटिंग हो रही है। लेफ्ट से ब्लड कहाँ जा रहा है? राइट में जा रहा है। तो उसके जैसे क्या हो रहा है पैथोलॉजी में कि राइट में क्या है? राइट वेंट्रिकल, तो राइट वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। फिर ऊपर क्या है? राइट एट्रियम, एट्रियम में भी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। तो हमने दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल में हाइपरट्रॉफी देख ली। अब राइट साइड में कितनी वॉल्व आती है? ट्राइकस्पिड वॉल्व आती है और राइट वेंट्रिकल से क्या निकलता है? पल्मोनरी आर्टरी। तो इन दोनों वॉल्व में भी, पल्मोनरी आर्टरी में पल्मोनरी वॉल्व और राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व, इन दोनों वॉल्व में भी एनलार्जमेंट होगा, हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे। ये हमने पैथोलॉजी में देख लिया पूरा राइट साइड का। अब इन दोनों राइट साइड में ज़्यादा वॉल्यूम ओवरलोड है, ज़्यादा प्रेशर है, तो उसी प्रेशर से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएगा? ब्लड लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के लिए। अब उसी प्रेशर से जाएगा तो उसी प्रेशर से ब्लड वापस भी आएगा, किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। अब कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। तो लेफ्ट साइड में भी वॉल्यूम हाइपरट्रॉफी होगी क्योंकि उतने ही प्रेशर से ब्लड आ रहा है, तो उसमें भी उतना ही वॉल्यूम ओवरलोड होगा, उतना ही प्रेशर आएगा। तो उसके जैसे राइट साइड के वेंट्रिकल और आर्टरी में भी हाइपरट्रॉफी होगी। तो राइट एट्रियम में भी हाइपरट्रॉफी होगी, राइट वेंट्रिकल में भी हाइपरट्रॉफी होगी और उनके वॉल्व में भी हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे, एनलार्जमेंट होंगे। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में कौन कौन से वॉल्व आते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व आते हैं और वहाँ से आयोटा निकलती है और आयोटा में होती है आयोटिक वॉल्व। तो उनमें भी, इन दोनों वॉल्व में भी बाइकस्पिड वॉल्व, दैट इज मिट्रल वॉल्व में, और आयोटिक वॉल्व में भी हीमोडायनेमिक चेंजेस होंगे और वहाँ भी एनलार्जमेंट होगा। तो अब यहाँ से लेफ्ट साइड में कौन से ब्लड होते हैं? ऑब्वियसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, प्योर ब्लड होते हैं। और यहाँ से जो सुपेरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा से कौन से ब्लड होते हैं? राइट साइड में इम्प्योर ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं। तो यहाँ से प्योर ब्लड कहाँ मिक्स हो रहा है? इम्प्योर ब्लड में। लेफ्ट साइड में कौन से ब्लड है? प्योर ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड से मिक्स हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये मिक्स हुआ है वो ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाकर वापस प्योर हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए इसे हम ए साइनोटिक के डिवीजन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ब्लड की मिक्सिंग भी हो रही है, इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड से मिक्स हो रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मिक्स हो रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाके वापस प्योर हो जा रहा है, वापस ऑक्सीजनेटेड हो जा रहा है। तो इसलिए हम इसमें पेशेंट में साइनोसिस देखने नहीं मिलता है, बॉडी में ब्लूनेस देखने नहीं मिलता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन की कंडीशन डेवलप नहीं होती है। तो VSD में ये इसलिए इसे हम ए साइनोटिक कहते हैं। तो पैथोलॉजी क्लियर। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स देखते हैं। तो जितने भी चिल्ड्रन होते हैं वो ज़्यादातर एसिम्टोमेटिक रहते हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेक्ट नहीं हो पाता है ये। और जैसे क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या दिखने मिलेगा? पाल्पिटेशन। मदर्स कंप्लेन करेगी कि बच्चे की धक धक जैसी मतलब पाल्पिटेशन होता है, माइल्ड एक्सर्शन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, कफिंग की प्रॉब्लम है। अब ब्लड कहाँ आ रहा है? लेफ्ट से, लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशर बढ़ रहा है, तो पल्मोनरी प्लैथोरा देखने मिलेगा। अब पल्मोनरी प्लैथोरा क्या होता है
कि जो हम चेस्ट एक्सरे करते हैं उसमें जो पल्मोनरी आर्टरी में जब परफ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो जो शैडो देखने मिलता है चेस्ट एक्सरे में, उसी को हम पल्मोनरी प्लेथोरा कहते हैं। तो मतलब पल्मोनरी परफ्यूजन इंक्रीज हो गया, ब्लड फ्लो जो अल्वेलर कैपिलरीज में होती है वो ज़्यादा हमें देखने मिलेगी, चेस्ट एक्सरे में उसका शैडो ज़्यादा देखने मिलेगा। और कुछ हमें फंक्शनल मर्मर्स भी देखने मिलेंगे। ईसीजी फाइंडिंग में तो ऐसे कुछ खास मिलता नहीं है, लेकिन अगर ईसीजी फाइंडिंग मिलती है वीएसडी में तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपोट्रॉफी की ईएसजी फाइंडिंग मिलती है। चेस्ट एक्सरे में क्या देखने मिलेगा, पल्मोनरी प्लेथोरा, जो हमने अभी पढ़ा कि जो पल्मोनरी आर्टरी देखने मिलती है उसमें ज़्यादा परफ्यूजन बढ़ जाता है, पल्मोनरी परफ्यूजन इंक्रीज हो जाता है और ब्लड फ्लो जो अल्वेलर कैपिलरीज में वो बढ़ जाता है। और जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें एनलार्जमेंट देखने मिलेगा और डायलिटेशन देखने मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड से निकलती है और ब्लड की शंटिंग लेफ्ट टू राइट हो रही है, तो राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है तो पल्मोनरी आर्टरी में डायलिटेशन हो जाएगा, वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा, वो हमें चेस्ट एक्सरे में एनलार्ज दिखेगा। इसका ट्रीटमेंट देखते हैं कि अगर जो छोटे डिफेक्ट होते हैं, जो छोटे छेद होते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में, तो वो ट्रीटमेंट उसके लिए रिक्वायर नहीं होती, वो ऑटोमेटिक साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली क्लोज हो जाते हैं। लेकिन हम प्रोफाइलेक्सिस के लिए पेनिसिलिन देते हैं, अगर कार्डियक फेलियर की कंडीशन बच्चे में होती है तो उसके लिए डायगोक्सिन देते हैं, और अगर परसिस्टेंट कार्डियक फेलियर तो हम वैसे तो इसे सर्जरी से ही रिपेयर किया जाता है।